My dear students, today we start a new lesson, atomic structure. काफी कंसेप्टिव लेसन है ये आप लोगों के लिए। हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना है और ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम इस तरीके से सिंपल आपको वीडियो देते रहेंगे कि आपका कंसेप्टिव नॉलेज जो है काफी क्लियर होगा। और याद रखो कि अगर हमारा कंसेप्टिव थियोरेटिकली अप्रोचेज बढ़िया है तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अगर वी सीरियस इन कंसेप्टिव नॉलेज तो निश्चित है कि कंसेप्टिव नॉलेज अगर हम क्लियर करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन स्ट्रांग होगा। तो हम आप लोगों के लिए काफी अट्रैक्टिव वीडियो लेके आ गए हैं और आप हमारे इस वीडियो को स्टेप टू स्टेप आप देखते जाएं, हमारे पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं, हमारे रियलिटी को इंक्रीज करें ताकि हम अच्छे से अच्छे मटेरियल आपको प्रोवाइड करें। आज हम लोग का सबसे पहले देखिए कि एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक इंट्रोडक्शन पॉइंट हम लेने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल स्मॉलेस्ट एटम, जिसको हमने एटम का नाम दिया था। एटम क्यों बोला था डाल्टन ने? एटम का मतलब नॉन डिवाइडेबल, जो डिवाइड न हो, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मैटर का है उसको जॉन डाल्टन ने एटम का नाम दिया था, जिसको हम डाल्टन थ्योरी के नाम से प्रीवियस पढ़ चुके हैं। बट हमने कई चीजें ऐसा देखा जिसमें माइकल फैराडे का बहुत अहम रोल है। हमने देखा कि मैटर का इलेक्ट्रिकल नेचर होता है। कई ऐसे मैटर है जैसे आपने देखा होगा कि आप जो है कुछ चीजों को आप बालों पर रब करें या सिल्क पे रब करें तो उसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो अगर मैटर अगर हमारा एटम न्यूट्रल है या एटम अगर हमारा नॉन डिवाइडेबल है तो फिर ये चार्ज कहां से आ रहा है? उसके बाद फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। फैराडे ने दो लॉ दिया जिसको हमने कहा पहली जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उन्होंने कहा कि सर्टेन सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेज। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के वो गुड कंडक्टर है। तो आखिर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं कोई चार्ज पार्टिकल है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चार्ज जो है ये कहां से डेवलप हो रहा है? चार्ज का कंसेप्ट कैसे हो रहा है? तो हमने देखा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि जब आप करंट पास करते हो आयंस माइग्रेट करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड पे और वहां जाकर के वो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होकर के डिपोजिट हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? चार्ज आपके पार्टिकल पे क्यों चार्ज है? और उसी चार्ज पार्टिकल को स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। अब हमारे समझ में ये आने लगा कि कहीं कहीं डाल्टन की जो कही गई बातें हैं ये सही नहीं है, कहीं न कहीं इसके अंदर कुछ गलत बातें हैं या कुछ ठीक नहीं है या कुछ हमारी बातों को ये सॉल्व नहीं कर पा रही है कि व्हाई मैटर हैविंग चार्ज। मैटर के कोई चार्ज कहाँ से डेवलप हो रहा है? मैटर जो है कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का, या किसी का एक्वस सॉल्यूशन क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है? जबकि ये 1886 में फैराडे ने जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस लॉ दिया था, जिसको हम 2 लॉ देते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। तो ये हमारा वहां पे थिंकिंग पॉइंट था जो फैराडे का लॉ था। या तमाम हमने चीजें ऐसा देखा कि जो मैटर होते हैं, चार्ज जो होते हैं, वहीं से हमारे दिमाग में ये बात आने लगी कि कहीं ना कहीं कुछ एटम से रिलेटेड बातें अननोन है जो हम नहीं जानते हैं। हालांकि उस चार्ज पार्टिकल को सबसे पहले स्टोनी ने, माइकल स्टोनी जो है उसका नाम इलेक्ट्रॉन दिए थे। अब हमारे सामने ये बात आने लगा कि आखिर इस इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की जाए। और इलेक्ट्रॉन की खोज करने में अगर देखें तो अहम रोल तो हमको मालूम है कि जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जे थॉमसन के पहले विलियम क्रूक्स और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। इन्होंने देखा कि अगर बहुत ही लो प्रेशर हो और बहुत ही लो प्रेशर पे अगर गैस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इस
थियरी को अपने पॉइंट आप में रखते हुए उन्होंने देखा कि एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर गैसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक प्रकार से वो गुड कंडक्टर का काम करेंगे। इस कंसेप्ट के आधार पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। चलते हैं उस एक्सपेरिमेंट के तरफ। क्या किया उन्होंने तो जरा देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा पॉइंट है आज का डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इसका कनेक्शन एक उन्होंने वैक्यूम पंप से किया। किससे किया? वैक्यूम पंप से किया, जिसकी सहायता से इसके अंदर जो गैस फिलअप है उसका प्रेशर लो किया जा सके। कितना प्रेशर किया जा सके? 10 टू पावर -2 टू 10 टू पावर -3 mm प्रेशर किया जा सके। और इसके अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड यूज किया मेटल, और हाई वोल्टेज इन्होंने बैटरी लिया। हाई वोल्टेज बैटरी क्यों लिया? मान लो बैटरी का निगेटिव पॉइंट था तो इसको निगेटिव कर दिया गया। इसका कनेक्शन इससे पॉजिटिव का कर दिया, ये पॉजिटिव एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। और यहाँ पे पीछे उन्होंने फ्लोरोसेंट लगा दिया ताकि ग्लो कर सके। ये फ्लोरोसेंट लगा जो कि ग्लो कर सके। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा, इसको हम कहेंगे ग्लोइंग ग्लास वॉल, जो कि रेज पड़ने पर ग्लो कर सके। अब यहां जो है डिस्चार्ज ट्यूब जो ग्लास का बना हुआ है, नियरली हाई वोल्टेज 10,000 वोल्टेज की जब करंट पास की गई और यहाँ का प्रेशर बहुत ही कम रखा गया, तो देखा गया कि यहाँ से एक रे इमिट हो रही है, और ये रे यहाँ पे ग्लो पैदा कर रही है, चमक पैदा कर रही है, शाइनिंग पैदा कर रही है, जो ये बता रहा है कि कोई न कोई रे निकल रही है। और चूंकि एनोड के साइड में शाइनिंग पैदा कर रही है, इसका मतलब जो भी रेज निकल रही है वह निश्चित चार्ज दे रही है। चूंकि कैथोड से निकल रही है इसलिए उसको उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज का। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्यों पढ़ रहे हैं? जो कि हमने देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो हमारे दिमाग में बात आई कि एटम का कंपोजिशन क्या है। क्या एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जैसा कि डाल्टन ने कहा? अगर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये न्यूट्रल है, तो फिर चार्ज मूव कैसे हो रहा है? कोई मैटर, जैसे हमने देखा है कि ग्लास हो गया या कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इनको अगर हम रगड़े और उनको रखें तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं छोटे छोटे पार्टिकलों को। तो आखिर चार्ज कहाँ से आया उस मैटर के अंदर? या फैराडे लॉ गलत है? जब फैराडे ने हमको बताया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट पोल आइदर कैथोड और एनोड एंड दे डिपोजिटेड, वो वहां पे जाते हैं और वो डिपोजिट हो जाते हैं। तो आगे करंट पास करने से आयन का माइग्रेशन क्यों हो रहा है? क्यों ये अपोजिट पोल पे जाके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कोई चार्ज फैक्टर है जिसको स्टोरी ने नाम इलेक्ट्रॉन की दिया। अब बारी आई कि उसको कैसे खोजा जाए। तो ये सब एक्सपेरिमेंट हुआ था एंडिंग ऑफ द 19th सेंचुरी 1890 में एक्सपेरिमेंट की तैयारी की गई थी। इस एक्सपेरिमेंट में इस तरीके का हमने डिजाइन तैयार किया था। हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था जो कि ग्लास का बना था, परपेंडिकुलर ग्लास का, ताकि ट्रांसपेरेंट हो, हम देख सके। मेटल इलेक्ट्रोड हमने लगाया, उस मेटल इलेक्ट्रोड का कनेक्शन हमने हाई वोल्टेज बैटरी से किया, और एनोड साइड के पीछे हमने ग्लोइंग ग्लास वॉल लगाया ताकि रे के बाद वहां पे ग्लो कर सके, ताकि हमको पता चले कि कुछ न कुछ इंसिडेंट हो रहा है। अब हम चलते हैं कि आखिर हुआ क्या, और हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब का कनेक्शन वैक्यूम पंप से कर दिया।
और उस वैक्यूम पंप की सहायता से हम अंदर का जो प्रेशर था वह रिड्यूस करके इतना कर दिए कि वो प्रेशर 10⁻⁻2 से -3 mm हो जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर गैसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने जब करंट पास किया 1000 वोल्ट की, जब हमने बैटरी से सप्लाई की तो हमने देखा कि कुछ रेज निकल रही है। हमको कैसे मालूम हुआ कि कुछ रेज निकल रही है? तो हमने यहाँ ग्लो देखा। अब हम इस रे का एग्जामिनेशन किए कि ये रेज किस टाइप की है और इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो कैथोड रेज निकल रही है ये जो है इसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। तो पहली बात हमने देखा कि जो कैथोड रेज है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा कैसे? तो हमने उस कैथोड रे के पाथवे में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो हमने देखा कि उस ऑब्जेक्ट का शैडो प्रोड्यूस हो रहा है और वो शैडो वॉल ऑफ जो हमारा ग्लो पॉइंट है वहां वॉल पे दिख रहा है डिस्चार्ज ट्यूब पे, और शैडो का आना ऑब्जेक्ट का ये बता रहा है कि कहीं न कहीं वो रे स्ट्रेट पाथवे में चल रही है। तो पहली विशेषता है कि रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात हमने देखा कि ये जो रेज है कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। ये रेज जो है पार्टिकलों से मिलकर बनी है। ऐसा कैसे? तो हमने उसके पाथवे में जब व्हील रखा तो देखा कि व्हील को वो रोटेट कर दे रही है, और व्हील का रोटेशन ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि रे है सम पार्टिकल। अगर वो पार्टिकल नहीं रहता फिर वो वेव होती, वेव मासलेस होता है। निश्चित है कि मासलेस उस व्हील को रोटेट नहीं कर सकता था। इसके बाद हमने देखा कि ये जो पार्टिकल है चार्ज है, और कैसी चार्ज है? तो निगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइग्रेट हो रही है एनोड की तरफ, पॉजिटिव पोल की तरफ जा रही है, और अगर पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो कहीं न कहीं ये निगेटिवली चार्ज है। उसके बाद देखा हमने कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रही है तो निश्चित है कि कंफर्म हो गया कि ये है चार्ज। अगर उसके पास चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगी। उसके बाद देखा कि ये आयोनाइजेशन पावर भी रख रही है, यानी अगर इनको किसी न्यूट्रल सिस्टम में पास किया जाए तो ये उसको आयोनाइज कर दे रही है। उसके बाद देखा गया कि ये जो है पेनिट्रेशन पावर भी इसका है, मेटल के पतले शीट को पेनिट्रेट करके निकल सकती है। इसके बाद देखा कि अगर इस रेज को किसी हैवी मेटल लाइक टंगस्टन, प्लेटिनम इनके ऊपर डाला जाए तो ये एक्सरे प्रोड्यूस कर देगी। तो इन तमाम प्रॉपर्टी के बाद अब हमारे पास आया कि इस पार्टिकल को पहचाना जाए और इसका जो है और क्या क्या कैरेक्टर ये निकाला जाए। इसका मास कितना है, इसका चार्ज कितना है, इसको हम कैलकुलेट करें। तो जे थॉमसन ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया कि इनका जो है जे थॉमसन ने इनका E/m रेशियो निकाला। इलेक्ट्रॉन का जो है E/m रेशियो निकाला। अब आप बोलेंगे कि E/m रेशियो निकाला कैसे गया? तो ये निकाला गया E/v² × R से, जहां E क्या है? तो E है
strength of an electric field, यानी वो जो कैथोड रे है उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजार रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या है, बी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आर जो है रेडियस है सर्कुलर पैथ का। और इस आधार पे जब हमने E अपान बी स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू पुट किया तो हमको जो मिला E अपान एम का रेशियो, ये मिला E अपान एम का रेशियो 1.759 इंटू 10⁸ कूलम मिला। और ये हमने देखा कि वेरियस गैस के लिए, अलग अलग गैसों के लिए ये जो E अपान एम का रेशियो था वो कांस्टेंट था। इससे क्लियरली इंडिकेट हुआ कि ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉन, सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि E अपान एम का जो रेशियो आ रहा है, जो भी गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब में हम अलग अलग गैसों को लेके देखे, सबका E अपान एम का रेशियो निकाला और हमने पाया कि E अपान एम का रेशियो किसी भी गैसेस सिस्टम के लिए सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इससे प्रूफ हो गया कि जो भी मैटर है दे कंसिस्ट सिमिलर इलेक्ट्रॉन, यानी अगर सभी एक जैसे इलेक्ट्रॉन से बने हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल कहता है। अब हमने इसके चार्ज की वैल्यू देखा तो चार्ज के इसके ऊपर कितना चार्ज है ये देखने के लिए हमने एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आरजे मुल्कन, जो चार्ज जो है आयर ड्रॉप मेथड के नाम से काफी फेमस उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसे आयर ड्रॉप मेथड कहा गया था। आरजे मुल्कन 1909 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था आयर ड्रॉप मेथड, और इस आयर ड्रॉप मेथड की सहायता से उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, या इसी को अगर हम ESU में बोलेंगे तो ये वैल्यू है 4.8032 इंटू 10⁻10 ESU। तो ये हम याद रखेंगे। अब जो है आगे मुल्कन के इस आयर ड्रॉप मेथड के बाद हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम हुआ और वो था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या 4.8032 इंटू 10⁻10 ESU। अब हमने मास निकाला कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो इलेक्ट्रॉन के मास के लिए हमने जो फार्मूला यूज किया, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसे कहेंगे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये अगर हमने कैलकुलेट किया तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ये है हमारा E अपान M रेशियो, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन का मास निकला। E क्या है? चार्ज है। निश्चित है कि चार्ज हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या इसी को हम जो है ESU में रखेंगे। और E अपान M का रेशियो हमने देखा था, वो था 1.759 इंटू 10⁻10। अब जो है इसको जब हमने हल किया तो ये जो वैल्यू आई वो आई 9.105 इंटू, ये माइनस से ऊपर चला जाएगा 27 हो जाएगा 10⁻28 माइनस रहेगा ग्राम में, और इसी को अगर हम केजी में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9.105 इंटू 10⁻31 केजी। तो दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमने फार्मूला यूज किया, क्या यूज किया? E अपान M रेशियो। E अपान M सबके लिए कांस्टेंट है, और E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को डिवाइड किया गया तो मास निकला इलेक्ट्रॉन का 9.105 इंटू 10⁻31 केजी। इसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होता है। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर E है
हमारा जो फार्मूला है E²/R = mc²। mc² क्या है? m निश्चित है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c लाइट वेलोसिटी है, r रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, e जो है उसका चार्ज है जिसकी वैल्यू हमने देखा था कि E = 4.8032 × 10⁻⁻10 ESU था। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m हमने देखा 9.108 × 10⁻28 ग्राम था। c लाइट वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं तो निश्चित है कि 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर इसको सेंटीमीटर में यूज करते हैं तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमको r निकालना है तो निश्चित है कि r = क्या हो जाएगा? m × c²/e²। अगर हम वैल्यू पुट करें तो आपका m की वैल्यू है 9.108 × 10⁻28 और c की वैल्यू हो गई 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय e² आपका हो गया 4.8032 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। और इनको अगर हम मैथमेटिकली हल करते हैं तो जो हमारा रेडियस निकल के आएगा और उस रेडियस को अगर हम देखें तो वो रेडियस हमारा आएगा 2.78 × 10⁻13 सेंटीमीटर। और अगर हम रदरफोर्ड मॉडल के बाद देखेंगे तो वहां पे पाएंगे कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 मीटर होता है और किसी भी एटम का जो साइज होता है वह 10⁻10 मीटर होता है। तो निश्चित है कि इस तरीके से तमाम डिस्कवरी के बाद हमको ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि इसका E/m का रेशियो सभी गैसों के लिए सेम आ रहा है। हमने इसका आयन मुल्कर मेथड के द्वारा, जो आयल ड्रॉप मेथड था मुल्कर का, उसके द्वारा इसकी चार्ज की वैल्यू निकाला और मास हमने निकाला E/m रेशियो से। और उसके बाद हमने रेडियस देखा तो पाया कि इसका रेडियस इलेक्ट्रॉन का 2.78 × 10⁻13 सेंटीमीटर, जो कि काफी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि डिस्कवरी ऑफ हेड इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अदर फंडामेंटल पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, थैंक्स।